Good afternoon, Bacho. I hope you all are doing well. So as discussed in the group yesterday, today we are going to start a very fresh and very new chapter, that is company incorporated outside India. ठीक है, कुछ शेयर करना चाहूंगा मैं आपके साथ। दो चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं गाइस। एक आपकी मॉड्यूल से अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। सो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की मैं बात करूं गाइस, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन कंपनी की। अब फॉरेन कंपनी का सीधा मीनिंग ये होता है, फॉरेन कंपनी का सीधा मीनिंग होता है गाइस कि कोई सी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है सात समंदर के पार, बट यहाँ पे उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, चाहे वो खुद आए हो वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, वो एजेंट के थ्रू आए हो, फिजिकली आए हो लाइक मैकडोनल्ड्स एंड डोमिनोज की बात करें तो, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से आए हैं लाइक अमेजोन, पेटीएम एंड ऑल, राइट। मस्ती मारने के लिए आए क्या ये सब लोग? नहीं नहीं, राइट। ये लोग क्या कर रहे हैं? कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है वो नीचे उन्होंने डिस्कस किया है, बट उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सीधा अपन सेक्शन 379 में आएंगे गाइस। सेक्शन 379, the main section of this chapter, which is talking about application of the act. 379 एप्लीकेबिलिटी वाला सेक्शन है गाइस, जो ये बोलता है कि जितनी भी फॉरेन कंपनियां हैं, जो ऊपर डेफिनेशन में हमने देखा, जितनी भी फॉरेन कंपनियां हैं वो सारी फॉरेन कंपनी को सेक्शन 380 से लेके 386 एंड सेक्शन 392 एंड 393 shall be applied, राइट। उनको ये सब कुछ वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला, दो चीजें बोली इसके अंदर कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वहां पे एग्जम्पशंस दे सकता है किसी भी कंपनी को या क्लास ऑफ कंपनीज को। समझना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी कंपनी को या क्लास ऑफ कंपनी को एग्जम्पशंस दे सकता है, बट द थिंग इज दैट कि ऐसे एग्जम्पशंस अगर उनको देने हैं तो उनकी जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर होगा वो उनको बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट प्लेस करना पड़ेगा। A copy of every such order that has been passed by the central government, as soon as may be after it is made, be laid down before both the houses of parliament. फिर उन्होंने एक और चीज वहां पे बोली है कि जहां पे 50% या उससे ज्यादा की कैपिटल फॉरेन कंपनी की 50% या उससे ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी में हो, प्रेफरेंस में हो, पार्टली इक्विटी हो, पार्टली प्रेफरेंस हो, अगर वो एक या एक से ज्यादा सिटीजन के पास है, वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया उनके पास है, या फिर बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया या वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है इन इंडिया उनके पास है। समझने गाइस, राइट। तो फिर उनको भी ये चैप्टर नंबर 22, जैसे टेबल नंबर 22 होता है ना गाइस, वैसे ही हमारे आपका चैप्टर नंबर 22 है, वेदर सिंगली और इन एग्रीगेट सच कंपनी शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 22, मतलब कि फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर उनको एप्लीकेबल हो जाएगा। सो गाइस ये 379 बहुत इजी है। देखो ना क्या बोला उसने सबसे पहला कि यस ये एप्लीकेबिलिटी वाला चैप्टर है कि जो भी फॉरेन कंपनियां होगी 380 से 386 उनको एप्लीकेबल हो जाएगा, 392 393 भी उनको वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। 380 सिंपली क्या बोलता है गाइस कि कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया और अगर यहाँ पे वो बिजनेस करने के लिए आती है, देन यस दैट कंपनी हैव टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। That company have to prepare the following documents, need to submit the same to the registrar जो न्यू दिल्ली के अंदर बैठा है। समझना गाइस, क्यों सर न्यू दिल्ली? यहाँ पे तो वो कोई भी स्टेट में, वो कोई सी भी स्टेट के अंदर अपना बिजनेस करना चाहती हो फॉरेन कंपनी, बट यहाँ पे आके उनको न्यू दिल्ली वाली जो रजिस्ट्रार है वो न्यू दिल्ली वाली रजिस्ट्रार को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, राइट। सो उसमें इसने लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एवरी फॉरेन कंपनी, जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ा गाइस, कितने दिन के अंदर ये हाईलाइट करना है उसको? 30 दिन। 30 दिन कहां से? जब बेबी ने इंडिया में कदम रखा है वहां से। समझना, बेबी बॉर्न हुई है वहां से नहीं, बेबी मतलब कंपनी, राइट। सो उसने इंडिया में कदम रखा है, विद इन 30 डेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसको डिलीवर करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स। उसमें सबसे पहला सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दी चार्टर, ये ए पॉइंट के आगे हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स गाइस। अगर आपके पास मॉड्यूलर लेके बैठे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा, राइट। चार्टर बोलेंगे उसको, स्टैट्यूट्स बोल सकते हैं हम, यहाँ पे मेमोरेंडम आर्टिकल्स बोलते हैं, राइट, कि जो डिफाइन करता है कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कोई भी कंट्री के अंदर। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नहीं है, देन डेफिनेटली वी हैव टू कन्वर्ट द सेम इन दी इंग्लिश लैंग्वेज। आपको वहां का पता, यहाँ का पता, ये दोनों पते देने हैं। Full address of the registered office or the place of
प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी वो आपको देना है। एंड डी पॉइंट के अंदर ई पॉइंट के अंदर द फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच इज डीम्ड टू बी इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मतलब बी पॉइंट वहां का पता था, ई पॉइंट यहाँ का पता था, ये दोनों एड्रेसेस आपको वहां पे आरओसी को देने हैं। समझने गाइस, राइट? कौन सी आरओसी? मैंने आपको पहले ही बोला, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आरओसी न्यू दिल्ली को सबमिट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद we have to give list of directors and the secretary of the company that containing such particulars as may be prescribed। मतलब के वहां के डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरीज, यहाँ के ऑथोराइज पर्सन, समझना, वहां का पता, यहाँ का पता, वहां के डायरेक्टर सेक्रेटरी, यहाँ के ऑथोराइज पर्सन, राइट? ये भी डिटेल्स आपको वहां पे शेयर करनी है। तो सी एंड डी पॉइंट उसके बारे में बात करता है गाइस। अब वो जो डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी का आप डिटेल्स दे रहे हो ना, उसमें पूरा बायोडेटा आपको उनको देना है। देखो ना, पर्सन का नाम देना है आपको, राइट? उसका नाम क्या है, उसका सर नेम क्या है, उसको लालू बाबू छोटू मगन फॉर्मर नेम से बुलाते हैं तो वो आपको देना है। उसकी सर नेम क्या है, या सर नेम्स हो सकती है, राइट? लेडी के लिए एक से ज्यादा भी सर नेम हो सकती है, इन लॉज वाली, राइट? और अपने मायके वाली एंड ऑल। सो फादर का नाम, मदर का नाम, स्पाउस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी। अगर आप बॉर्न हुए हो अमेरिका में, फिर आप बसे हो चाइना में, फिर आप यहाँ पे आ रहे हो इंडिया में, तो तीनों आपको देश का डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। इफ द प्रेजेंट नेशनलिटी इज नॉट द नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन, देन यस आपको उसको नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन भी देना पड़ेगा। पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा, अगर एक से ज्यादा पासपोर्ट है तो सबकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। इंडिया का पैन देना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन आपकी क्या है वो आपको देना पड़ेगा, राइट? आपके पास अगर DIN है, यू हैव टू फर्निश द DIN along with the name of companies in which you are already a director, तो वो भी आपको यहाँ पे देना है। अदर डायरेक्टरशिप आपको वहां पे अगर किसी कंपनी के अंदर है, यू हैव टू डिस्क्लोज द सेम। मेंबरशिप नंबर, अगर आप सेक्रेटरी हो तो ईमेल आईडी। सो दीज आर द डिटेल्स गाइस, जो उनके जो फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर्स है, वो फॉरेन कंपनी के सारे डायरेक्टर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे शेयर करनी है। देन इसके बाद फुल एड्रेस आपको देना है गाइस, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आप ये बाबू भाई साहब जो मिस्टर पीटर एंड जॉनसन वहां से आए हैं, राइट, बिजनेस करने के लिए, अगर वो अर्लियर बहुत सारी बार आ चुके थे, पहले भी आए हुए हैं, मतलब के जमाने में, बीडे के जमाने में वो आके चले भी गए थे, समझना गाइस। तो जितने भी बार वो आए थे, यहाँ पे उन्होंने प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन किया था, समझना। तो जितनी भी बार वो आए हो, जितनी भी बार वो यहाँ पे आए हो, इन्होंने प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन किया है, समझना। then yes, that every details regarding the opening and the closing of the place of business that needs to be disclosed to the registrar। ये सारे डॉक्यूमेंट्स गाइज आपको, यहाँ का पता, वहां का पता, वहां के डायरेक्टर्स, यहाँ के रजिस्टर्ड ऑफिसर्स और पर्सन्स, राइट, वहां के आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी डिटेल्स आपको आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। Then you have to disclose the declaration that none of the directors of the company or the authorized representative, कि वो लोग कभी भी डिबार्ड नहीं हुए हैं from the formation of the companies and the management in India, right? ये भी आपको वहां पे साथ साथ में डिस्क्लोज करना है। Any other information as may be prescribed that you need to disclose। ठीक है गाइस, सो सेक्शन 380 सब सेक्शन 1 के अंदर बहुत सारी डिटेल्स आ गई, जो हमने नटशेल के अंदर पूरा कवर किया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, समझना गाइस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म नंबर FC1 के अंदर देने हैं, राइट? आपको फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने नहीं जाना है, 30 दिन के अंदर देने हैं। 30 दिन बेबी इंडिया में आई, वहां से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अगर आपकी कंपनी को एप्लीकेबल है तो आपको RBI के पास जाना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंग टू FEMA आपको एक अप्रूवल लेटर लेके आना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ पे 7 समंदर पार आए हैं और यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं। देयर आर लिस्ट ऑफ कंपनी जिसके लिए ये स्पेसिफाइड है, राइट? बट वो लिस्ट आपको जानने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो FEMA का पार्ट है, राइट? तो वो FEMA के अंदर, वो आपके सिलेबस में, इवन FEMA में भी वो चीजें एप्लीकेबल नहीं आती है। वो डिटेल्ड FEMA जब CS के अंदर पढ़ाता हूँ तो वो सारी चीजें वहां पे आती है कि कौन सी कंपनीज को जाना होता है, कौन सी कंपनीज को नहीं जाना होता है। So yes, the application shall also be supported with the attested copy of the approval from the Reserve Bank of India under Foreign Exchange Management Act, right? तो ये भी आपको वहां पे देना पड़ेगा। ये थर्ड पॉइंट में क्लैरिफाई किया कि कहां पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ऑफिसेस वेयर द डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड एंड फी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको न्यू दिल्ली रजिस्ट्रार को देने हैं, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ आपको ये देना पड़ेगा। हाईलाइट करते जाना गाइस। एंड तीसरा, इफ एनी फॉरेन कंपनी ceases to have place of business in India, it shall forthwith give notice। अगर आप यहाँ पे
ऑफिस छोड़ के जाना चाहते हो तब भी आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। जिस दिन आप इंटीमेट करोगे उस दिन से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाएगी, राइट। बट अगर आपके 4 प्लेस ऑफ बिजनेस है, आप पहला बंद कर रहे हो तो आपकी ऑब्लिगेशंस खत्म नहीं हो रही है। आप चौथा बिजनेस बंद कर रहे हो, मतलब चारों के चारों बंद कर रहे हो एंड आप इंफॉर्मेशन सारी रजिस्ट्रार को दे रहे हो, फिर आपकी ऑब्लिगेशंस वहां पे खत्म हो जाएगी। 380 सबसेक्शन 2 गाइस बहुत सिंपल है, सुन लो पहले कि अगर आप ये कंपनीज एक्ट 2013 आया उससे पहले अगर आप यहाँ पे आ गए हो इंडिया के अंदर, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 आप यहाँ पे आके एज अ फॉरेन कंपनी बिजनेस कर रहे हो, देन डेफिनेटली एंड अगर आपने विच इज नॉट डिलीवर्ड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी फॉरेन कंपनी existing at the commencement of the Companies Act 13 which has not delivered to the registrar the documents prescribed under section 592 of the पुराना Companies Act 1956, तो वो कंटिन्यू कर सकता है सब्जेक्ट टू के जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके बाकी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको वहां पे सबमिट कर देने पड़ेंगे। अगर आप कुछ भी ऑल्टरेशंस करते हो गाइस, आपने जो फॉर्म्स फाइल किया है FC1 उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अगर उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ भी ऑल्टरेशंस आता है, यू नीड टू फाइल फॉर्म नंबर FC2 ओवर हियर। तो FC2 गाइस ऑलवेज रहेगा फॉर ऑल्टरेशन ऑफ द डिटेल्स दैट यू हैव फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, राइट। तो उसके लिए आपको विद इन 30 डेज, जब कभी भी आप ऑल्टरेशन करोगे 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये फाइल करना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है गाइस सेक्शन 381, बहुत इजी सेक्शन, फॉरेन कंपनी के बारे में बात करता है, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज के बारे में। बट ये उससे पहले हम वो स्लाइड्स देखते हैं गाइस, वो बहुत इजी है एंड बहुत अच्छा भी है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसको मैं 13 स्लाइड्स है गाइस, बट यस इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स टू रेफर दिस स्लाइड्स। Every foreign company shall within 30 days of the establishment of the place of business in India, right, in addition to the particulars specified in section 380 of the act, also deliver to the registrars, right। आपको ये सारी डिटेल्स देनी है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी एंड ऑल, जो हमने डिस्कस कर लिया। A foreign company shall within a period of 30 days from the establishment of its place of business in India file with the registrar form number FC1 आपको वहां पे देना है guys, that we have already discussed। The application shall also be supported with the attested copy of the approval from the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। वो भी हमने डिस्कस किया कि आरबीआई से आपको ये लेटर लाना पड़ेगा इफ एनी, अगर आपको एप्लीकेबल है तो की बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन कंपनी जो हम डिस्कस करने जा रहे थे गाइस सेक्शन 381 के अंदर, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस 381 पहले इसमें से रेफर कर लेते हैं। एवरी फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, समझना गाइस, ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, मतलब कि मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे आके बिजनेस कर रही है तो मैकडोनल्ड्स फॉरेन कंट्रीज में कितना कमा रही है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन से उन्होंने क्या क्या इनकम किया है, कितना खर्चा किया है, दैट एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 3। समझना है मेरे अकाउंटेंट भाइयों बहनों, आप मेरे से ज्यादा अकाउंट जानते हो, यू ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो यहाँ पे इसने बोला कि यस आपको Schedule 3 के हिसाब से ये बनाना पड़ेगा। Every foreign company shall, along with the financial statement required to be filed with the registrar, attach thereto the following documents। मतलब कि जब कभी भी आप ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे, मतलब फॉरेन कंपनी इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस का डॉक्यूमेंट्स जब कभी भी फाइल करती है, then they have to attach in addition to the financial statement। समझना गाइस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको अटैच करना ही है, साथ में आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आप जो भी प्रॉफिट रिपेट्रिएट करके लेके गए हो वो आपको दिखाना है, एंड जितना भी फंड आपने ट्रांसफर किया है इंक्लूडिंग द डिविडेंड, राइट, दैट आल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड एंड रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अ स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स इफ एनी which shall in relation to such funds transfer between the place of business of the foreign company in India and any other related party of the foreign company। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे गाइस आपको ये 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइल करना है गाइस। द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू दिस रूल शैल बी डिलीवर्ड। क्या था गाइस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो ये हमारा एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड साथ में 3 चीजें और थी, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ये 6 महीने के अंदर अंदर एमसीक्यू में काम आएगा। ये 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर जनरली फॉरेन कंपनी का जनवरी टू दिसंबर रहता है, तो ये दिसंबर के 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा गाइस। सो यहाँ पे बोला हुआ क्लियरली, एवरी फॉरेन कंपनी शैल गेट इट्स अकाउंट्स पर्टेनिंग टू द इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लॉज ए
ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 381, यस आपको ये ऑडिट करवाना पड़ेगा। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडिया के अंदर काम करते हैं, उनकी फर्म हो या एलएलपी हो, उनसे आप ये ऑडिट करवा सकते हो, राइट। तो यस वी हैव टू डू ऑडिट गाइस। ये सब कुछ आप किसमें फाइल करोगे गाइस? तो फॉर्म नंबर FC3 इज देयर। एवरी फॉरेन कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फॉर्म FC3, ठीक है ना। सो ये FC3 आपको वहां पे फाइल करना पड़ेगा। FC1 क्या था, फटाफट मेरे साथ दोहराओ गाइस। सेक्शन 380 सब सेक्शन 1 के हिसाब से FC1 जो था वो था कि डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने हैं जब कभी भी आप इंडिया में कदम रखते हो, अपना एस्टेब्लिशमेंट आप बनाते हो, उसके 30 दिन के अंदर FC1 के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करोगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, वहां का पता, यहाँ का पता, वहां के डायरेक्टर्स, यहाँ के ऑथोराइज्ड पर्संस एंड अदर डिटेल्स जो वहां पे रिक्वायर्ड होती है, दैट एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर FC1। अगर वो फाइल की गई डिटेल्स के अंदर अगर आप कुछ चेंजेस करते हो, आप ऑल्टरेशन करते हो, तो आपको FC2 फाइल करना है। एंड आपको जो अकाउंट्स वगैरह जो थे सेक्शन 381 के अंदर, वो सारे आपको FC3 के अंदर फाइल करना है। जो हमने देखा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ 3 चीजें और भी वहां पे डिस्क्लोज करनी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये सब कुछ आपको वहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को इन शॉर्ट देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। इसको मत भूलना गाइस, 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको ये करना है। सो FC1 बेबी यहाँ पे आई, एस्टेब्लिशमेंट किया 30 दिन के अंदर। FC2 जब कभी भी ऑल्टरेशन करते हो उसके 30 दिन के अंदर। FC3 6 महीने के अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है गाइस। ये एनुअल रिटर्न आपको 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको फाइल करना पड़ता है। FC4 फॉर्म के अंदर ये करना होता है गाइस। एवरी फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर एंड फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर टू द रजिस्ट्रार द एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर FC4। ये सब कुछ आप कहाँ पे फाइल करोगे? ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, न्यू दिल्ली में फाइल करना है। एनी डॉक्यूमेंट विच एनी फॉरेन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार शैल बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर न्यू दिल्ली। A copy of the charter, statutes, memorandum, articles or other instruments constituting or defining the constitutions of a foreign company shall be duly certified to be true copy, right? ये true copy में होना चाहिए guys, certified होना चाहिए। ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए, मतलब कि सपोज कोई चाइनीज कंपनी यहाँ पे आती है तो डेफिनेटली उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट चाइना लैंग्वेज के, चाइनीज लैंग्वेज के अंदर होगा। सो दैट वुड नॉट बी वैलिड ओवर हियर, तो आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। अब दो पॉसिबिलिटी है कि वो चाइनीज कंपनी चाइना में ट्रांसलेट करवा के आती है यहाँ पे, या यहाँ आके ट्रांसलेशन करवा रही है। पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 पढ़ोगे गाइस तो बहुत क्लियर हो जाएगा। वेयर एनी सच ट्रांसलेशन इज मेड आउटसाइड इंडिया, देखो ना ये आउटसाइड इंडिया है, it shall be authenticated by the signatures and the seal of the official having the custody of the original or a notary of the country where the company is incorporated. Where such translation is made within India, अगर वो इंडिया के अंदर आप करते हो, then it shall be authenticated by the advocate or attorney or government का कोई वकील होता है, that is pleader entitled to appear before the high court, right? तो वो एफिडेविट्स वगैरह आप वहां पे सबमिट करवाओगे तो डेफिनेटली चलेगा, ठीक है। Then उसके बाद the last slides, if any person trade or carry on the business illegal तरीके से वो काम कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे उसने अपने आप को एज अ फॉरेन कंपनी रजिस्टर नहीं करवाया, FC1 फाइल नहीं किया है, राइट, एंड वो एज अ फॉरेन कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, then yes they are liable under section 210, that is इन्वेस्टिगेशन हो सकता है उसके ऊपर, जो हमने III वाले चैप्टर के अंदर देखा था गाइस, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, वो यहाँ पे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो साथ में हम ये मॉड्यूल बी देख रहे थे 381, जो सेक्शन 381 गाइस जो हमने स्लाइड्स में से देखा, यहाँ पे भी वही का वही दिया हुआ है, फटाफट मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा। एवरी फॉरेन कंपनी शेल इन एवरी कैलेंडर ईयर, राइट, बैलेंस शीट बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, सब कुछ आपको डिलीवर करना है आरओसी को। ये किस हिसाब से बनाना है तो उसके रिलेटेड लिखा हुआ है गाइस, ये आपकी मॉड्यूल है, शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है शेड्यूल 3, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारे अटैच करने हैं, और ये आपको किस हिसाब से बनाना है सारे डॉक्यूमेंट्स, तो जो चैप्टर हमने सीए इंटर या सीए आईपीसीसी के अंदर पढ़ा है गाइस, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाला, मेरे से ही पढ़ा होगा आप सबने, ठीक है। सो यस, ये अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर्स के अंदर जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑल, वो सब कुछ भी आपको अटैच करना पड़ेगा। साथ में आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स,
the documents relating to copies of the latest consolidated financial statements of the parent foreign company as submitted by it to the prescribed authority. मतलब कि फॉर मैकडोनल्ड्स जो अपनी अमेरिका वाली अमेरिका में वो इनकॉर्पोरेट हुआ यूएसए के अंदर, राइट? तो वहां पे जो स्टेटमेंट्स उन्होंने फाइल किया है उसका जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स है गाइस, जो उसने अपनी अथॉरिटी के साथ फाइल किया था, वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा, सेकंड पॉइंट ये बोलता है, तो वो एक्सेप्शंस या मॉडिफिकेशंस कर सकता है, बट ठीक है, वो जब कभी भी आएगा तो फिर उसको अपन अमेंडमेंट्स में पढ़ेंगे, बट फिलहाल ऐसे कोई एक्सेप्शंस या मॉडिफिकेशंस है नहीं, बट उनके पास उस चीज का पावर है। देन इसके बाद ये भी हमने देखा कि डॉक्यूमेंट सारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नहीं है तो आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। देन हमने देखा गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको FC3 के अंदर फाइल करने हैं, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड। बस ये वही की वही बात है। देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमने स्लाइड्स के अंदर देखा कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप सबमिट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, राइट, उसके साथ साथ आपको स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ फंड, ये सब कुछ भी आपको करना पड़ेगा। कितने टाइम पीरियड के अंदर करना पड़ेगा? तो आपको 6 मंथ्स के अंदर ये करना पड़ेगा फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन दी स्लाइड्स। वो स्लाइड्स की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा गाइस, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। The audit of accounts of foreign company, guys, according to this rule of according to the company's registration of the foreign companies rules 2014, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया गाइस कि ऑडिट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं जो इंडिया के अंदर फर्म खोल के बैठे हैं, या फिर अगर LLP में चला रहे हैं तो डेफिनेटली वो लोग ये ऑडिट वगैरह कर सकते हैं। उस केस के अंदर आपको ऑडिट एंड ऑडिटर्स के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट? तो सारे ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले रूल्स यहाँ पे आपको अप्लाई रहेंगे गाइस। इज इट क्लियर गाइस? 379 पंचायत करता था कि आपको 380 से 386 एप्लीकेबल होता है। 380 ने बोला कि अगर आप इंडिया में कदम रखते हो प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे FC1 के अंदर। अगर फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स में ऑल्टरेशंस कर रहे हो FC2 आपको फाइल करना पड़ेगा। फिर 381 देखा, 381 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी के बारे में बात करता है। उसमें बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको 3 चीजें और भी वहां पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, राइट? ट्रांसलेशंस के अंदर करनी पड़ेगी, FC3 आपको फाइल करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर फाइल करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। This we have discussed so far, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, छोटू छोटू से सेक्शन है गाइस। 382 बात करता है डिस्प्ले ऑफ नेम एटसेट्रा ऑफ द फॉरेन कंपनी। सो एवरी फॉरेन कंपनी जो यहाँ पे आके बिजनेस कर रही है, तो डेफिनेटली every foreign company shall conspicuously exhibit on the outside of the every office, जहां जहां पे उनकी ऑफिस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां पे वो बिजनेस कर रहे हैं, तो बाहर उनको एक साइन बोर्ड लगाना है गाइस कि जहां पे उनकी कंपनी का नाम वहां पे लिखा हुआ होगा। देखो क्या लिखा है, the name of the company, the country in which it is incorporated, right? तो आप भी बड़ौदा या अहमदाबाद की कोई बड़ी बिल्डिंग्स में जाओगे और अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो वहां पे आपको साइन बोर्ड पे देखने को मिलेगा LLC या ऐसी कोई कंपनियां होगी, तो समझ जाने की वो फॉरेन कंपनी है, राइट, जो यहाँ पे आके बिजनेस कर रही है। तो उनको कंपनी का नाम लिखना है, कौन सी कंट्री से आया है, इन द लेटर्स, इजीली लेजिबल होने चाहिए, वो इंग्लिश कैरेक्टर के अंदर होने चाहिए, and also in the character of the language or one of the languages in general used in that locality। जैसे हमारे गुजरात में गुजराती होता है, महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज के अंदर होगा, राइट? तो आपको दोनों लैंग्वेजेस के अंदर ये लिखना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज वर्नाक्युलर लैंग्वेज। देन एवरी फॉरेन कंपनी शेल, बी पॉइंट क्या बोलता है, शेल कॉज द नेम ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द कंट्री in which the company is incorporated to be stated in the legible characters in all business letters। मतलब जो भी हम सेक्शन 12 की भी ये रिक्वायरमेंट है गाइस, जो CA इंटर के अंदर हम पढ़ते हैं और मैं पढ़ाता हूँ। तो इसने बोला फॉरेन कंपनी को यहाँ पे इंग्लिश कैरेक्टर के अंदर जितने भी वो बिजनेस के लेटर्स यूज कर रही हो, बिल हेड यूज कर रही हो, बिल्स बना रही हो, नोटिस, उसके अंदर भी ये सारी चीजें उनको डालनी पड़ेगी, राइट? मतलब कि आप कोई भी कम्युनिकेशंस करोगे, आप लेटर बनाओगे, आप बिल बनाओगे, लेटर पेपर बनाओगे, राइट? तो उसके अंदर आपको ये सारा डिटेल्स कंपनी का डालना पड़ेगा। इफ द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, अगर वो लिमिटेड है, राइट, देन उसको वहां पे कॉज अ नोटिस टू दैट इफेक्ट, आपको उसका नोटिस बनाना पड़ेगा, टू बी स्टेटेड इन एवरी सच प्रोस्पेक्टस इशूड इन ऑल बिजनेस लेटर, बिल हेड। अगर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है तो आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर, बिजनेस लेटर के अंदर, वो सब कुछ उसके अंदर आपको इंग्लिश कैरेक्टर के अंदर लिखना है कि भैया हमारे कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है? ये वही की वही बात करता है गाइस। तो बहुत इजी सेक्शन था गाइस 382, जो बात करता है डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ द फॉरेन कंपनी। जहां पे भी इंडिया में आप बिजनेस करते हो, नटशेल में अगर बोलूं तो आपको बाहर एक साइन बोर्ड लगाना है
जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और वो पर्टिकुलर उस लोकेलिटी में यूज होने वाली लैंग्वेज के अंदर आपको आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो और आपका नाम क्या है कंपनी का, ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। इन एडिशन टू दैट ये सारी चीजें आपको बिल हेड के अंदर, लेटर पेपर के ऊपर, ये सब के ऊपर भी लिखना है। अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी हो तो वो भी आपको वहां पे लिखना है। देन इसके बाद सेक्शन 383 which is talking about service on foreign company. Any process, notice or other document required to be served on a foreign company shall be deemed to be sufficiently served if addressed to any person whose name and address have been delivered to the registrar under section 380 and left at or sent by post the address which has been so delivered to the registrar or by electronic code. बहुत easy guys. Mr. Peter and Johnson वहां से यहाँ पे आए थे, तो सेक्शन 380 में हमने वहां का पता, अमेरिका का पता, यहाँ का पता, इंडिया में बड़ौदा में वो लोग किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ठहरे हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, वहां का पता, वहां के लोग, मतलब मिस्टर पीटर एंड जॉनसन की डिटेल्स, यहाँ के लोग, तो यहाँ के लोग में सपोज आपने सिद्धांत की डिटेल्स दे दी कि सिद्धांत इज द पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू रिसीव ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन कंपनी, तो कानून ये बोलता है, सेक्शन 383 ये बोलता है कि अगर रजिस्ट्रार ने कोई डॉक्यूमेंट्स देना है, रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट फॉरेन कंपनी को देना चाहता है, अगर ये डॉक्यूमेंट सिद्धांत को दे दिया या फिर जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे पोस्ट कर दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट किसको सर्व हो चुका है, ये डॉक्यूमेंट फॉरेन कंपनी को सर्व हो चुका है। देखो अब पढ़ो, एनी प्रोसेसेस, notice or other document required to be served on a foreign company shall be deemed to be sufficiently served if addressed to any person whose name and address have been delivered to the registrar under section 380 जो हमने दिया था, या फिर अगर आरओसी लेफ्ट करती है सारे डॉक्यूमेंट्स या सेंड करती है बाय पोस्ट जिस एड्रेस पे आपने बोला था यहाँ का एड्रेस, तो वो डेफिनेटली चलेगा। I hope it is clear guys. Section 383 बहुत छोटू से sections थे, 382 and 380, इसीलिए मैंने इसकी स्लाइड्स नहीं बनाई है 382 and 3 की, है ना, मतलब वो स्लाइड्स मैंने आपको नहीं दिखाई है। देन उसके बाद वो बात करता है सेक्शन 384 गाइस, डिबेंचर्स, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशंस ऑफ द चार्जेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द इंस्पेक्शन। तो अगर आप डिबेंचर्स इश्यू करना चाहते हो फॉरेन कंपनी को, सेम प्रोविजंस जो हमने सीए इंटर में पढ़ा था गाइस, सेक्शन 71 वाला, अगर आपको वो देखना हो कि पूरा क्या प्रोसेस होता है, तो गाइस ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे, राइट, यूट्यूब पे आप सीएस सचिन ठक्कर सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको पूरी लिस्ट मिलेगी, उसमें सेक्शन 71 का एक स्पेसिफिक लेक्चर मैंने अपलोड करके रखा है, यू विल गेट दैट। एनुअल रिटर्न, यस, सेक्शन 92 उनको एप्लीकेबल हो जाएगा। सीएसआर की रिस्पांसिबिलिटी आती है सेक्शन 135 एज इट इज, जो हमने सीए इंटर में पढ़ा था गाइस, वो एप्लीकेबल हो जाएगा, लिखा हुआ ये यहाँ पे एज इट इज, वो अप्लाई होगा, अप्लाई टू अ फॉरेन कंपनी एज दे हैव अप्लाइड टू कंपनी, जैसे ऐसे ही माना जाएगा कि जैसे वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है वैसे ही उनको ये एप्लीकेबल हो जाएगा। FC4 एनुअल रिटर्न उनका रहेगा, जो हमने स्लाइड के अंदर देखा था गाइस, FC4 दे हैव टू फाइल विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको मेंटेन करना, याद आ रहा हो तो 2/12, 2/13, 2/40, राइट, ये सब कुछ हमने पढ़ा था गाइस। स्टिल अगर आपको उसका वीडियो भी देखना हो मेरे YouTube के ऊपर अवेलेबल है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128 उनको एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा, 2/12, 2/13, 2/40 वाला, कि जिसमें उनको सारी डिटेल्स वहां पे सबमिट करनी है और उसी तरीके से उनको अकाउंट्स बनाने हैं। सो लिखा हुआ ही है गाइस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के लिए सेम प्रोविजन, 77 to 87 वाया 82 वाला चैप्टर याद करो मेरे भाइयों बहनों। तो चार्जेस के लिए भी सेम चीजें लिखी है, शैल अप्लाई मुटाटिस मुटंडिस एज इट इज, उनको एप्लीकेबल हो जाएगा गाइस। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशंस, जो हाल ही में हमने ये चैप्टर फेस टू फेस पढ़ा था गाइस, ठीक है, सो वो भी उनको एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 206 याद आ रहा हो तो 206 से 229 हमने ये डिस्कस किया था गाइस। 385 बात करता है गाइस फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, मतलब यस डेफिनेटली यू हैव टू पे फीस फॉर द सेम। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने बोला कि जो भी फीस रहेगी देयर शैल बी पेड टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू बी रजिस्टर्ड बाय हिम, such fee as may be prescribed, आपको फी पे करना है। According to the company's rules 2014, fees to be paid to the registrar for registering any document relating to the foreign company that shall be such as provided in the company's registration of office and fees rules 2014.
तो ये तुच्छु से सेक्शंस है गाइस। इंटरप्रिटेशंस के लिए सेक्शन 386 बना है, बट वो इतना काम का नहीं है गाइस। वी नो इंटरप्रिटेशन, सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जामाइन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिस्कस करते हैं इसको, वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी ट्रीटेड एज द फॉरेन कंपनीज। तो इसने लिखा अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट मुंबई। बताओ गाइस, क्या ये फॉरेन कंपनी है? यस और नो? देखो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन आपको भी इसी तरीके से आंसर लिखने का है ना। पहले फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ना इसके अंदर, देखो क्या लिखा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और उसका शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे है, तो वो बॉम्बे के अंदर है, तो डेफिनेटली उसको हम फॉरेन कंपनी ट्रीट करेंगे। इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन सिंगापुर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस देयर। बंदा यहाँ का वहां जाके, अरे तो यहाँ पे हम क्यों पढ़ेंगे, समझो ना। देखो तो सेकंड पॉइंट के अंदर नहीं आएगा। ये क्या लिखा है, a company incorporated outside India having a share registration office at Mumbai, yes ये आ जाएगा। but yes, in case of a company incorporated in Singapore for the purpose of carrying on the business in Singapore will not fall within the definition of foreign company. Its incorporation by Indian citizen is immaterial. In order to be a foreign company, it has to a place of business in India and must conduct business activity in India। दोनों चीजें आपको वहां पे फुलफिल करनी है। फिर अगर ये फॉरेन कंपनियां जो है गाइस, उनको अगर ये प्रोस्पेक्टस वगैरह फाइल करना हो, राइट, तो उनके लिए ये सेक्शन आएगा। प्रोस्पेक्टस वगैरह अगर वो फाइल करना चाहते हैं, आईपीओ लाना चाहते हैं, तो सेक्शन 387 आएगा गाइस। एक्सपर्ट का कंटेंट एंड अलॉटमेंट करना है तो 388 आएगा। प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करवाने के लिए 389 आएगा। आईडीआर अगर वो लोग लेके आना चाहते हैं 390 दे हैव टू फॉलो। राइट, आईडीआर के लिए उनको ये सेक्शंस भी एप्लीकेबल होंगे। अगर वो कॉन्ट्रावेंशन करते हैं देन 392 इज आल्सो मेड फॉर द सेम। एंड अगर ये चैप्टर का कंप्लायंस नहीं करते हैं तो 393 वहां पे रहता है गाइस, समझना। बहुत छोटू सा पोर्शन है ये। मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। अब जो है वो प्रोस्पेक्टस रिलेटेड प्रोविजंस आएगी जो ऑलरेडी आपने सी एंटर के अंदर पढ़ी है। डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंट देयरिन। अब डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, राइट। आपको पता हो तो हमने सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, राइट, अ ब्रीच प्रोस्पेक्टस, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था सेक्शन 31, 32, 33, 34। राइट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने देखे भी है, डिस्कस भी किए हैं इन सीए इंटर। सो उसी के बारे में बात करता है गाइस कि देयर आर सम प्रोस्पेक्टस दैट हैज टू बी डेटेड एंड साइंड। तो डेफिनेटली आप कोई भी प्रोस्पेक्टस अगर इश्यू करते हो किसी को पैसा लेने के लिए, डेफिनेटली प्रोस्पेक्टस तभी इश्यू किया जाता है। देन यस, नो पर्सन शैल इश्यू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया any prospectus offering to subscribe for securities of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or when formed will or will not establish a place of business in India unless the prospectus is dated and signed। इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है इसमें, फिर से पढ़ो। कोई भी बंदा इश्यू नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता कोई भी प्रोस्पेक्टस के जो आप लोगों को ऑफर कर रहे हो। किस चीज के लिए, कि भैया आओ और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को नो हमारे सिक्योरिटीज को, जो ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जो भी कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो गई है या फिर कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होने वाली हो, whether the company has or has not established, कंपनी एस्टेब्लिश हुई हो न हुई हो doesn't matter, और when formed will or will not establish, अगर वो फॉर्म होने वाली हो नहीं होने वाली हो, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया पे है, अनलेस द प्रोस्पेक्टस इज डेटेड एंड साइंड। जब तक आपका प्रोस्पेक्टस डेटेड नहीं हो जाता, साइंड नहीं हो जाता, तब तक चाहे आप ये वाली सिचुएशंस के अंदर फॉल हो रहे हो या न हो रहे हो, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो न हो, आप इनकॉर्पोरेट हुए हैं नहीं हुए हैं,
आप एस्टेब्लिश होने वाले हो नहीं होने वाले हो, बट जब तक आपका प्रोस्पेक्टस डेटेड नहीं होता है, साइंड नहीं होता है, यू कैन नॉट व्हाट गाइस, यू कैन नॉट व्हाट, यू कैन नॉट, जब तक डेटेड साइन नहीं होगा आप इसको ऑफर नहीं दे सकते, ठीक है। सो कंटेन्स पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स, ये सारी चीजें सेक्शन 26 ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर हमने पढ़ी हुई है गाइस। कंटेन्स पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स, तो जिसमें इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कंस्टिट्यूशंस ऑफ द कंपनी, एनेक्समेंट्स ऑफ द प्रोविजंस बाय और अंडर विच द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज एनेक्टेड, मतलब कौन से लॉ के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुई है, वहां का एड्रेस क्या है, यहाँ का एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको देनी है, राइट। देखो बाद में उन्होंने रेफरेंस यही दे दिया, मैटर्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 26, मतलब कि आपका अगर कोई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कोई फॉरेन आपकी कोई सब्सिडरीज है, होल्डिंग कंपनीज है, कौन से एंड से आपने पैसा लिया है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें सेक्शन 26 के अंदर जो हमने सी इंटर में पढ़ा था, राइट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के अंदर डालनी पड़ती है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस गाइस। कोई कंप्लायंसेस आपके वेव नहीं होंगे, राइट, अगर कोई कंप्लायंसेस आप वेव करते हो तो वो वाइड हो जाएंगे। ये बहुत इजी तरीके से दिया हुआ है गाइस आपकी मॉड्यूल के अंदर, बहुत एंड इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट यस ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है गाइस ये इंटर के अंदर, वी नो ऑल द थिंग्स, राइट। सो उसको रिवीजन करने में क्या जाता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में देना पड़ेगा, सिर्फ टाइटल पढ़ोगे इसमें, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको सिक्योरिटी के साथ साथ, मतलब जो आप इश्यू करते हो एप्लीकेशन फॉर्म भी आप साथ साथ दे दोगे, सो दैट उन लोग को अगर आपकी कंपनी के अंदर शेयर चाहिए तो डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर्म भर के वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 387 में इतना ही पढ़ना है गाइस आपको। फिर हमने ये भी देखा था गाइस प्रोस्पेक्टस चैप्टर के अंदर कि जब कभी भी आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हो आपको एक एक्सपर्ट को भी अपॉइंट करना पड़ता है, और वो एक्सपर्ट आपको एक कंसेंट देता है कि यस आपने सारी रिक्वायरमेंट्स एंड कंप्लायंसेस फुलफिल किया है। सेम गोस टू हियर गाइस, कोई भी बंदा सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा प्रोस्पेक्टस को until and unless if where the prospectus include a statement purporting to be made by expert। ये हमने ऑलरेडी सी इंटर में पढ़ा, वही का वही है गाइस। इसके रिलेटेड सारे प्रोविजंस जो पेनल्टी वाले हैं वो सारे के सारे प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो यहाँ पे लिखे हुए सेक्शन 33 से 40 as far as possible so far as possible सॉरी, वो आपको वहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है गाइस। सो इसका टाइटल ही इनफ है 388 के अंदर, एक्सपर्ट्स कंसेंट एंड अलॉटमेंट। ये प्रोस्पेक्टस को आपको सेबी के साथ एज वेल एज आरओसी के साथ रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशंस करवाओगे आप, सारी कंडीशंस फुलफिल करोगे, उसके बाद ही आप लोगों से पैसा ले सकते हो। सो उसके लिए सेक्शन 389 है, उसको एक बार पढ़ लेना गाइस आप, ठीक है। बहुत इजी है बिकॉज ये ऑलरेडी हमने जब पब्लिक इश्यू के बारे में बात किया है, जब राइट हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है गाइस। इसमें अंडरराइटिंग एग्रीमेंट आएगा, पावर ऑफ अटर्नी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी आपने किए हैं वो सब कुछ आएगा। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स गाइस, आईडीआर, जो हमने एडीआर जीडीआर सीए इंटर के अंदर पढ़ा था उसका पूरा उल्टा गाइस। उल्टा कैसे? बिकॉज एडीआर जीडीआर के अंदर ऐसा था कि कंपनी इंडिया की थी जो फॉरेन में जाके अपने शेयर्स लिस्ट करवाना चाहती थी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे। अब कंपनी वहां की है और वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाने के लिए, तो वहां पे उसको हम रेफर करेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। पूरा उल्टा जो हमने एडीआर जीडीआर के अंदर पढ़ा था उसका पूरा उल्टा आईडीआर के अंदर हम डिस्कस करेंगे गाइस। सेक्शन 390, कंपनी वहां की रहेगी और यहाँ पे उनको ये शेयर्स लिस्ट करवाना है, तो डेफिनेटली ये सारी रिक्वायरमेंट्स उनको वहां पे फुलफिल करनी पड़ेगी। देखो आईडीआर का मतलब भी दिया हुआ है, एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया, राइट। इसका एक चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। एंड ऑथोराइज्ड बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी वहां की है जो यहाँ पे इंटीमेशन दे रही है, और अपन रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, मतलब कि एनएसडीएल सीडीएसएल जो हमारी डिपॉजिटरी है वो एक रिसिप्ट इशू कर रही है इंडियन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने फॉरेन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, राइट। तो उनको वहां पे हम बोलेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। इसका चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 390 आपको अगर आईडीआर लिस्ट करवाना है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स उस चीज के रिलेटेड, आईडीआर के रिलेटेड ऑफर देने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी डिस्क्लोजर्स की,
किस तरीके से मैनर इन विच यू कैन इशू द आईडीआर, मैनर ऑफ सेल, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हो, उसके रिलेटेड ऑलरेडी देयर आर रूल्स जो उन्होंने बना रखे हैं गाइस। आपको सेबी की भी परमिशन लेनी पड़ती है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, साथ साथ में आपको आरबीआई की परमिशंस भी लेना पड़ेगा, राइट। सो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आईसीडीआर गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है गाइस, अगर आप आईडीआर अलॉट करना चाहते हो, इशू करना चाहते हो तो, एंड आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको फॉलो करने हैं। ये पेनल्टी सेक्शंस है गाइस 334 टू 36, राइट, वो आपको एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। हमने ये सीए इंटर के अंदर पढ़ रखा है गाइस। 34 जो था वो क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में बात करता था, अगर आप प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट डालते हो तो। 35 सिविल लायबिलिटी के बारे में बात करता है अगर मिस स्टेटमेंट है तो, एंड 36 पनिशमेंट के बारे में बात करता है, तो वो आपको एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन, अगर आप सेक्शन 392 वहां पे पनिशमेंट सेक्शंस है गाइस। विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 391 इफ अ फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, that is companies incorporated outside India, the foreign company shall be punishable with fine, जो minimum 1 लाख रुपए का फाइन है, which may extend to 3 lakh maximum, and in case of continuing offense अगर वो लोग करते हैं, so with an additional fine 50,000 रुपया every day, वो फाइन वहां पे उनको रह सकता है। और जितने भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, that shall be punishable with the imprisonment, 6 महीना इनका रहेगा, which shall not be less than 25,000 वहां पे फाइन, और 5 लाख तक ये फाइन हो सकता है। 393 companies failure to comply with the provision of this chapter not to affect the validity of the contract, मतलब अगर वो लोग ये चैप्टर का कंप्लायंस नहीं कर पाए, that does not mean कि उन्होंने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लोगों के साथ बनाए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएंगे और वो लोग अब कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Any failure by the company to comply with this table number 22, sorry chapter number 22, right, तो उन्होंने बोला of the Companies Act 2013 that shall not affect the validity of any contract, dealing or transactions entered into by the company or its liability to be sued in respect thereof. However, the company shall not be entitled to bring any suit, claim any set off, or make any counter claim or institute any legal proceedings in respect of any such contract, dealing or transactions until the company has complied, मतलब जब तक इस चैप्टर का कंप्लायंस नहीं कर पाओगे तब तक आपको सेट ऑफ के चांसेस नहीं मिलेंगे, आप क्लेम नहीं कर पाओगे, सूट फाइल नहीं कर पाओगे, काउंटर क्लेम नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ करना है तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 22 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। Yes guys, that's all for the day and that's all for this chapter also। बहुत इजी था, बहुत छोटू सा चैप्टर था। इससे रिलेटेड जो स्पाइरल आपको इंस्टीट्यूट से मिली है, मतलब के पीएसपी से मिली है, राइट, वो आप उसको एक बार रेफर कर लेना। उसके अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स है, अगर कुछ भी डिफिकल्टीज है प्लीज पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 8530862236। Okay guys, see you soon in the next week almost we'll finish our pending portion and we'll complete the syllabus probably. Thank you.